shame imperially the name of Allah, who is the most relenting and paramount. Hi guys, this is Valiant here, and today I'm again present here with you people to discuss the topic of jurisprudence, actually its kinds. Inshallah, we'll discuss it slowly and gradually by the grace of Allah. लाइफ इज रेस, तेज भागोगे तो आगे निकल जाओगे, वरना तुम्हें कोई कुचल कर आगे निकल जाएगा. दैट्स द मेथड ऑफ डिलीवरेंस ऑफ वायरस इन थ्री इडियट्स में आप लोगों ने सुना होगा. बट हमारी आइडिया जो है, हमारी फलसफा जो है, वो समथिंग एल्स होगा. स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आज हम काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. एक्चुअली ये तीन कैटेगरी में हम इसको लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको हिस्टोरिकल ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना एनालिटिकल, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन एथिकल. बट टुडे हम स्टार्ट किस चीज से लेंगे? स्टार्ट हमारा जो होगा एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से होगा. एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कि आज की ज़रूरत जो है लॉ की, उसको समझेंगे तो ये दो ऑलरेडी हमें समझ आ जाएगी. एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम से ही ज़ाहिर है हमारे पास ये जो है तज्जियाती फ़िक़्ह है. उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ तज्जियाती फ़िक़्ह, मीन्स टू एनालाइज द लॉ. आज हम इस चीज़ को किस तरह पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग एज वेल एज जो है ना कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस्ट कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है. एज दिस उसकी फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअली हमारे पास एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बनता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. इसकी जो है ना स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम इसकी जो है ना किस तरह प्रोसीडिंग करेंगे. ये स्टेप वाइज में एक्चुअली इसलिए आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसी तरह पेपर अटेम्प्ट करना होता है. सो दैट्स व्हाई आप लोगों के पास मटेरियल हो, वो इसलिए कि आप पेपर की टेम्पटेशन जो है ना प्रॉपर कर सके और मार्क्स को प्रॉपरली सिक्योर कर सके. सो दैट्स माई एम. सो इंट्रोडक्शन में आप लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे इंट्रोडक्शन में, ये कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ये हमारे पास एनालिसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हम कह सकते हैं. इसलिए क्योंकि इसमें हम सबसे पहले लॉ को जांचते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं ताकि हम लॉ को प्रॉपरली समझे. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इस वर्ड को प्रॉपरली समझे. इसमें यह है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉ है, आज जो हमारे पास लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है पॉलिटिकल सुपीरियर पावर से, उसको हम एनालाइज करेंगे एज लॉ इट इज. इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज हुआ है, प्रॉपर फ्रेज यूज हुआ है, एज लॉ इट इज. आज जो हमारे पास कानून मौजूद है वो किस तरह लोगों को जो है ना उसके लिए एग्जिस्टिंग है, उसकी परसुएशन किस तरह हो रही है, मींस लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको सैंक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही. तो बेसिक जो एनालिसिस है आज का जो लॉ हमारे पास मौजूद है, उसका तज्जिया करना, उसको बेटर बनाना, लोगों की समझ बोझ में लाना, दैट इज व्हाट दैट इज एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो नाम हमारे पास है, एक्चुअली इसे हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं. पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर, इसके साथ रेलेवेंट नहीं है. ये एग्जिस्टिंग लॉ जो हमारे पास आज जो कानून मौजूद है कोडिफाइड फॉर्म में है, उसी के साथ रेलेवेंट है. सो दैट इज व्हाई इसे पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं. ये बहुत ही प्रॉपर सेंटेंस इसके लिए यूज हुआ है, तो इसको आप लोग प्रिसाइज करें. एल्स दिस ये आप लोगों की इंट्रोडक्शन हो गई. इंट्रोडक्शन में आप लोग इसे प्रॉपरली समझें. लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स इट्स मीनिंग कि इसके हमारे पास मीनिंग क्या हो सकती है. वो इसलिए कि आप लोग प्रॉपरली इसको समझे, आप लोग जो है ना इसको कंसाइज एज वेल एज प्रॉपरली प्रिसाइज करें. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स मीनिंग कि इसकी मीनिंग क्या है. मीनिंग में आप लोग इंशाल्लाह और भी इसे समझ पाएंगे.
मल्टीपल रेफरेंस से हम इसको बयान करेंगे। सो आप लोगों का जो कमांड होगा जूरिस्प्रूडेंस पर, स्पेशली इसके एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो इसका काइंड है, वो प्रॉपरली आगे मजीद बेटर हो जाएगा। सो हमारे पास मीनिंग में आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। मीनिंग में आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ किस चीज से, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया में बहुत इसकी अच्छी मीनिंग बयान की गई है। वो इस तरह, अभी अगर आप लोग इसको प्रॉपरली समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एसेंशियल एज वेल एसिस्ट साबित होगा। वो ये कि मीनिंग में एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इट एनालिसिस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। इट एनालिसिस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। ये बेसिक चीज है, आप इसको समझे। एनालिसिस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, यानी मंतिक की साख जो है हमारे पास लॉ का, उस चीज को एक्चुअली समझना है। मंतिक की साख क्या है कि लॉ हमारे पास मौजूद तो है, वो मतलब किस तरह लोगों की रुझान उसकी तरफ किस तरह बढ़ रहा है। लाइक आज के एग्जिस्टिंग लॉ जो है मंतिक के तौर पर, फॉर एग्जांपल अगर जनरल मिसाल दूं मैं आप लोगों को, तो अर्लियर टाइम में, पहले ज़माने में जब फॉर एग्जांपल रोड लॉस या जो है ना ट्रैफिक कानून ये नहीं हुआ करते थे, मींस वहां पर वेल कॉट यानी बैलगाड़ियां वगैरह होती थी। लेकिन आजकल के एरा में, आजकल के ज़माने में आप लोग देखते हैं कि रोड लॉस हैं, सिग्नल्स लगे होते हैं वो ट्रैफिक डिसिप्लिन के लिए, रेड येलो ग्रीन के, मतलब बंदा प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, उसी से हमारी जो है ना यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन बनेगी। एल्स दिस आप लोगों ने रोड में जेब्रा क्रॉस देखा होगा, जिसको लोग अबूर करते हैं, मतलब जो फुटपाथ वाइज लोग चलते हैं तो जेब्रा क्रॉस होता है, सो उसी से वो पार कर लेते हैं। सो एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास आज के लॉ को जो है ना रिवील कर रहा है लोगों को, कि लोगों की समझ बूझ में आए कि ये हमारे पास एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ है। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट दैट इट इज एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन, आई डेफिनेशन में देखते हैं कि डेफिनेशन में एक्चुअली इस चीज को किस तरह डिलीवर किया जा रहा है। डिफिनेशन भी मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है, इंशाल्लाह आप लोग इसे प्रॉपरली समझे। वो ये कि विकिपीडिया में इस चीज को किस तरह बयान किया गया, इट एनालिसिस द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, आज जो लॉ चल रहा है एज लॉ 80s कानून जो है, उसको जो है ना लोग की समझ बोझ में लाया जा रहा है। इसके लिए अनदर वर्ड्स जो इन्होंने यूज किए बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं, आप लोग प्रॉपरली इसे मेमोराइज करें। वो ये इट articulate and exposit the legal ideas। ये सेंटेंस आप लोग प्रॉपरली याद रखें, ये बहुत ही मेमोरेबल पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प देगा। सो एक्चुअली ये कि ये बयान करता है और नुमाइश करता है किस चीज की, लीगल आइडियाज की। आए हम इसको समझते हैं कि किस तरह लीगल आइडियाज को आर्टिकुलेट और एक्सपोजेट करता है। वो इस तरह के देखें, जो कानून मौजूद है किसी भी स्टेट का, लाइक पाकिस्तान को ले ले तो पाकिस्तान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गुजरे हैं, लाइक 1956, 1962, 1973, अभी जो इन प्रोग्रेस है तो उसमें प्रोविजंस है, लाइक 280 प्रोविजंस, 5 शेड्यूल, इस तरह प्रीफेस। सो उसमें से कानून लोगों को बताए गए हैं, एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि ये कानून है, आप लोग इसे फॉलो करेंगे, चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, रोड डिसिप्लिन है तो आप लोगों ने इस तरह चलना है, जेब्रा क्रॉस करना है, लीगल फंडामेंटल राइट्स है उसको आप लोगों ने वायलेट करना है। एज ऑपोजिट टू इट, अगर आप लोग इसको वायलेट करेंगे, यानी आप लोग इससे जो है ना दस्तबरदारी करेंगे, तो आप लोगों को क्या मिलेंगे, आस्टिन की डेफिनेशन आप लोगों को प्रॉपर्ली याद है, बैक बाय सैंक्शन मींस आप लोगों को सजा मिलेगी। सो दैट्स व्हाई ये जो है ना आर्टिकुलेट और एक्सपोजिट करता है, नुमाइश करता है लीगल आइडियाज की। सो दिस इज एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये नाम से ही रिवील है, एग्जिस्टिंग लॉ को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है कि लोग जो है ना समझ रहे हैं या नहीं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है thoroughly सब पर। सो दिस इज एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आज के लॉ को परखना, दैट इज एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। लेट्स मूव फर्दर, कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस्ट। आज अभी हम जो है ना कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस्ट पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो कंट्रीब्यूशन में हम इंशाल्लाह 2 पॉपुलर पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एज वेल एज उसे जो है ना फाउंडर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा भी गया है, कि मतलब वो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बानी हैं, बानी तस्वर किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्टन को।
ये जो है ना फाउंडर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि मतलब जूरिस्ट की क्या जो है ना कंट्रीब्यूशन रही है, क्या उन्होंने इस फील्ड में परफॉर्म किया है। सो कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टिन हो गया। ऑस्टिन क्या कह रहा है, ऑस्टिन ये कह रहा है हमें कि एक्चुअली उसके अगर बुक का आप मुताला करें, एक बुक है उसमें उन्होंने प्रॉपर बयान किया हुआ है, वो बुक है प्रॉमिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। अगर आप लोगों को कभी मौका मिला तो इस बुक को ग्लेंस आउट कर ले, प्रॉमिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस को बयान किया गया है। वो ये कहना चाहता है इसमें कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली है क्या, फिर इस चीजों को एनालिटिकल में तो बहुत ज्यादा रोल उन्होंने परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाई हम उन्हें कहती भी इसी तरह है कि दैट ही इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, के वो हमारे पास फाउंडर है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो ऑस्टिन ऑस्टिन क्या कहना चाहता है, ये बुक जो है ना 1832 में लिखी गई थी। सो इस बुक में वो हमें एक वर्ड, एक सेंटेंस डिलीवर करना चाह रहा है, वो ये कि द लॉ इज एक्चुअली द रूल्स एंड गाइडलाइन दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि लॉ जो है हमारे पास रूल्स और गाइडलाइन है, रूल्स एंड गाइडलाइन, रूल्स और गाइडलाइन है किस चीज के लिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या ठीक है और क्या गलत है, यानी लॉ रेलेवेंट से, कि लॉ है कानून है, तो लॉ रेलेवेंट से कानूनदानों की नजर में क्या ठीक है और क्या गलत है, इंसानों के लिए वो वेलफेयर की बात या प्रमोट करना चाह रहा है। सो दैट इज एक्चुअली रूल्स एंड गाइडलाइन। और ये रूल्स और गाइडलाइन हमें कौन प्रोवाइड करता है, यानी सॉवरेन जो होता है, पॉलिटिकल सुपीरियर जो होता है, वो हमें जो है ना रूल्स आगे फॉरवर्ड करता है, उसे हम फॉलो करते हैं, एज वेल एज फॉलो ना करें तो हमें सैंक्शन मिलती है। सो ये ऑस्टिन ऑस्टिन जो है एक्चुअली वो जो है ना वट आउट टू बी, यानी लॉ के मेरिट और डिमेरिट को बिल्कुल जो है ना रिजेक्ट करता है। वो कहता है लॉ एज इट इज, कानून जो है उसे फॉलो करें, नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। कौन करेगा, जो पॉलिटिकल सुपीरियर है, वो इस चीज पर ज्यादा जोर देना चाह रहा है कि जो रवा है, इन प्रोग्रेस लॉ है, उसको फॉलो किया जाए। एज वेल एज उन्होंने इसी वजह से जो है ना वो कह रहे कि द एग्जिस्टिंग ऑफ लॉ इज वन थिंग एंड द मेरिट एंड डिमेरिट इज अनदर, यानी जो लॉ चल रहा है वो एक चीज है और इसकी खूबी और खामी दूसरी चीज है, वो इस चीज को, इसीलिए उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को टू टाइप्स में भी डिवाइड किया है। एक को हम जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और दूसरे को जो है ना पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। पार्टिकुलर जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना इसमें यूनिवर्स को लिया जाता है, यानी फिर नेचर आ जाता है, ह्यूमन नेचर के मेरिट डिमेरिट लॉ लेवल से क्या है, मतलब इसमें जो है ना अर्लियर कस्टम्स प्रेसिडेंट्स वगैरह आ जाते हैं, एज वेल एज। लेकिन पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है ये एक स्टेट से रिलेवेंट होता है, एक स्टेट से ही वो बसता होता है, जो उसमें लॉ चल रहा है उसको फॉलो किया जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्टिन। लेट्स मूव फर्दर, another jurist को भी हम एलेबोरेट कर लेते हैं कि वो क्या एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हमें क्या कहना चाहता है। सो ऑस्टिन के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर ज्यूरिस्ट है, वो हमारे पास है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने भी बहुत ज्यादा रूल परफॉर्म किया है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो जर्मी बेंथम जो है ये हमारे पास एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेवेंट है। इसको भी हम लिटिल बिट टच दे देते हैं कि हमारी जो है लिटिल बिट्स वो पीरियडिटी पूरी हो जाए। सो जर्मी बेंथम इसका भी एक बुक है, लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। तो इसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना एलेबोरेट किया है। इसमें से वो ये कहना चाहता है कि द टास्क ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड लिबर्टी टू द पीपल, कि सबसे पहले स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम यही है कि वो लोगों को क्या प्रोवाइड करे, मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, लोगों को जो है ना जो वो मतलब इजीली सोसाइटी मेंटेन कर सके और वो खुशहाल प्रॉस्पेरस रह सके। सो दैट्स व्हाई वो कहना चाहता है कि सबसे पहली जो
अवलीन प्रियोरिटी है सोवेरियन की, वो ये है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और लिबर्टी प्रोवाइड करे. सो दैट वाज एक्चुअली अबाउट जर्मी बेंथम. जर्मी बेंथम को फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, वो वर्ड इस तरह यूज हुआ है कि मतलब इसे यूटिलिटेरियनिज्म, इस वर्ड को प्रॉपर्ली देखें. फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म मतलब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं. इसका फाउंडर भी कहा जाता है कि मतलब लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड किया जाए. इसलिए उन्होंने एक जो है ना प्रिंसिपल्स भी हमें प्रोवाइड किए थे, वो हेडोनिज्म प्रिंसिपल है. वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या थे? हेडोनिज्म प्रिंसिपल. हेडोनिज्म प्रिंसिपल जो थे वो इसमें से ये बयान करना चाह रहा था कि मतलब लोगों को किस तरह जो है ना एक स्टेट जो है ला प्रोवाइड करे कि उसमें से उन लोगों को खुशी हासिल हो, मतलब पेन ना हो, वो जो है ना बेजारी पर ना उतरे. तो उसके लिए उन्होंने एक कैलकुलस भी बनाया हुआ था, वो था उसे हम यूटिलिटेरियनिज्म कैलकुलस या फेलिसिफिक, या जो है ना लास्ट में उन्होंने जो था ना हेडोनिज्म कैलकुलस जो था ना उसका नाम दिया था. सो उसमें से उन्होंने कहा था कि ये कैलकुलस जो है हेडोनिज्म कैलकुलस, ये 7 फैक्टर्स पर मुश्तमिल है. वो 7 फैक्टर्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग प्रॉपर्ली समझे. अच्छा, वो 7 फैक्टर्स कौन कौन से? 7 फैक्टर्स को हम देख लेते हैं. 7 फैक्टर्स जो मतलब हमारे पास किसने बयान किए हैं? जर्मी बेंथम ने, कि वो कैलकुलस लेवल से वो 7 फैक्टर्स हमारे पास हैं. इंटेंसिटी हमारे पास उर्दू में हम इसके लिए शुद्धत वर्ड यूज करते हैं. एल्स दिस जो सेकंड वन था वो ड्यूरेशन हमारे पास उर्दू में हम इसके लिए जो है ना दौरनिया यूज करते हैं. एल्स दिस थर्ड वन उन्होंने कहा था सर्टेनिटी एक्चुअली यकीनन कितना है, मतलब यकीनी कितना है. सो दैट्स व्हाई इन्होंने सर्टेनिटी का वर्ड यूज किया था. फोर्थ वन उन्होंने प्रोपेंक्विटी का यूज किया था. प्रोपेंक्विटी एक्चुअली रिमोटनेस या नियरनेस को कहते हैं, यानी कुर्बत, नजदीकी भी हम इसे कह सकते हैं. एज दिस फिफ्थ फैक्टर उन्होंने कहा था, फिफ्थ फैक्टर के बारे में फ्यूसेंटिटी एक्चुअली हमारे पास जो है जरखेजी या ताकत हम कह सकते हैं. एज दिस हमारे पास सिक्स फैक्टर कौन सा था? सिक्स फैक्टर हमारे पास था उन्होंने जो बताया था प्योरिटी, यानी कितना शफाफ है. प्योरिटी एक्चुअली शफाफ. एल्स दिस द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, वो हमारे पास एक्सटेंट, यानी हद कितना है, इसकी जो है ना लिमिट कितनी है. So this is actually about what? This is about the 7 factors of Jeremy Bentham. कि मतलब एक हैप्पीनेस है तो उनके लिए ये 7 फैक्टर्स होना जरूरी है. मतलब इंटेंसिटी कितनी जो है ना शुद्धत होगी, मतलब एक जो है ना हैप्पीनेस कितनी प्रॉबेबली है. एज द ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए. लास्ट से थर्ड वन सर्टेनिटी, यकीनन मतलब ये है आकर होनी है या नहीं. एज दिस प्रोपेंक्विटी, गुर्बत है आने वाली है या नहीं. एज दिस फ्यूसेंडिटी, ताकत प्रिवेल हो रहा है कि नहीं, जरखेजी है इसमें कि नहीं. प्योरिटी, शफाफ है, कितना क्लियर है, मतलब प्रॉबेबली हमें कंसाइज हो रहा है कि होगा या नहीं. एज दिस एक्सटेंट, हद कितना है इस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का. सो दैट्स व्हाई वो जो था वो एक्चुअली ऐसा बंदा था, उसे लिबरल टाइप कह ले, कि मतलब वो जो था इस तरह हमें कन्वे करना चाहता था कि एक बंदे को जो है ना आप लिबर्टी, फ्रीडम प्रोवाइड करे, तब जाके वो सोच पाएगा कि ला किस तरह होना चाहिए, ला क्या है, क्या होगा, तब वो जाके अच्छा जो है ना डिसाइड कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई वो इस टाइप का. उन्होंने जो दोनों को अगर हम देखें, जर्मी बेंथम और ऑस्टन को, तो वो नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ को जो है ना वो बिल्कुल रिजेक्ट करते थे. वो जो ज्यादातर फोकस दे रहे थे वो एग्जिस्टिंग लॉ पे, यानी लॉ एज इट इज, जो कानून चल रहा है उसी पर ही यकीन रखते थे. इसी वजह से उन्होंने एक फ्रेज भी यूज किया है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट, यानी नेचुरल लॉ के लिए, कि मतलब जो जोकर्स होते हैं स्टील पर, आप लोगों ने स्टील देखे होंगे, जब मतलब शो लगी होती है तो शो में एक जोकर होता है, वो बांस की लकड़ियों पर अपने आप को ऊपर होकर दिखाता है, वो इस तरह चलता है. तो उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज किए, नॉनसेंस अपॉन स्टील, कि मतलब ये लोगों की समझ बोझ में नहीं आ रहा है.
सो दैट्स वाई एक जो सुपीरियर पावर है, जो लॉ हमें बताया जा रहा है, उसी को फॉलो किया जाए. सो दैट्स वाई उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए थे. सो ये थे इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन. आप लोग भी बोर होते जा रहे हैं, सो इंशाल्लाह इसी पर आप मैं जो है ना टॉपिक को वाइंड अप करना चाहता हूँ. स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना इससे इस्तेफादा कर सके. सो स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में फर्स्ट थिंग जो है आप लोग के साथ पहले भी मैंने शेयर की है, इट एनालिसिस द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स. यानी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है, इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल को एनालाइज करता है. आप लोग इस पॉइंट को समझे होंगे, होप दैट. सेकंड पॉइंट में हम इसको पढ़ेंगे, इट इग्नोर द एथिकल एंड एज वेल एज पास्ट एस्पेक्ट. ये लॉ जो है इन प्रोग्रेस, यानी जो अब लॉ एज इट इज लॉ जो चल रहा है उसके साथ रिलेवेंट है, सो ये इग्नोर करता है एथिकल और पास्ट एस्पेक्ट को. सो दैट्स व्हाई हम इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करेंगे. थर्ड वन आप लोग ये लिख सकते हैं कि इट स्टडीज सोर्सेज ऑफ लॉ. सोर्सेज ऑफ लॉ को स्टडी करता है. सोर्सेज ऑफ लॉ में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती है? लेजिस्लेशन आ सकता है, कस्टम आ सकती है, प्रेसिडेंट आ सकता है. सो दैट इज व्हाट, ये इस चीज को स्टडी करता है, एज वेल एज लीगल राइट्स को, उसके काइंड्स को, और जो लीगल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पोजीशन, ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट, इन चीजों को एज वेल एज जो लॉ चल रहा है अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ के साथ उसे कंपेयर करता है. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. नाम से ही रिवील है, एक चीज को तजिया करना, परखना आज के दौर में. So that's all about it. Hope that you people would get it properly. That's all. Thanks to all of you.